दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जज और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम दिन भर चलेगा। सालाना 2 बार आयोजित होने वाले इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा न्यायिक सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायिक सुधार के मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी हाईकोर्ट के जज शामिल होंगे। हालांकि आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पीएम की डिनर पार्टी पर ऐतराज जाहिर करते हुए चिट्ठी भी लिखी थी। आज की कॉन्फ्रेंस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल सभी मुख्यमंत्रियों और जजों को डिनर पार्टी दी। दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पार्टी में शामिल नहीं हुई। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी विदेश में होने की वजह से पार्टी में शरीक नहीं हुई। कल की डिनर पार्टी के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मेहमानों से अनौपचारिक बातचीत की। सबको रिसीव किया, सबको सहयोग किया और कुछ बातचीत भी हुई क्या? ग्रुप में बैठ के बातचीत हुई अलग विषयों पर। अनौपचारिक बातें। It was mostly social talk. That's the politics, most of social talk. जनता परिवार के सपने को साकार करने के लिए आज जेडीयू और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। नीतीश कुमार शनिवार को ही दिल्ली आ चुके हैं। आज वो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर सकते हैं। जनता परिवार में विलय को लेकर आज पटना में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक तय है। पार्टी अध्यक्ष लालू यादव की मौजूदगी में विलय के मुद्दे पर चर्चा होगी। आरजेडी अध्यक्ष इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा पार्टी नेताओं से समर्थन पाने की कोशिश करेंगे। वजह है आरजेडी के कुछ नेताओं की नाराजगी। सांसद पप्पू यादव समेत कुछ नेता इस विलय के खिलाफ हैं। दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाने के करीब 50 दिन बाद आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर शुरू करेंगे। इसके आगाज के साथ ही दिल्ली वासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 पहले ही तय हो चुका है। इसकी आज शुरुआत के साथ ही आज से शिकायत की जा सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कई अफसर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि सियासी नेताओं की बयानबाजी से शुरू हुए हाल के कुछ विवादों पर वो अपनी राय रखेंगे। बेंगलोर में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को खत्म हो गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार रखे। अपने संबोधन के दौरान मोदी ने कई अहम मुद्दों का जिक्र किया, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में उनकी जमकर तारीफ की। मोदी ने कहा कि आडवाणी की वजह से वो आज इस मुकाम पर हैं। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी के वक्त ट्रेनिंग कैंप पर जोर था, इसे अभी भी लागू किया जाना चाहिए। पार्टी नेता अरुण जेटली ने भी आडवाणी की तारीफ की। देखिए, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। वो जब चाहे पार्टी को जिस भी फोरम पर गाइड करते हैं। बेंगलुरु की बैठक के आखिरी दिन बीजेपी ने अपना राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। इसमें कई खास मुद्दों को जगह दी गई। भूमि अधिग्रहण बिल पर पार्टी ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। बाकायदा एक बुकलेट जारी कर बीजेपी ने भूमि बिल पर सफाई दी और कांग्रेस पर हमला बोला। राजनीतिक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन का भी जिक्र हुआ। धारा 370 को लेकर पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने गैस सब्सिडी छोड़ने की भी सलाह दी। मोदी सरकार के 10 महीने के कार्यकाल का भी खूब बखान किया गया। बीजेपी ने कई कमेटियों का गठन किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल अलग अलग मुद्दे पर कमेटी और उनके सदस्यों के नामों का ऐलान किया। स्वच्छता अभियान, अनुशासन समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे समेत कई मुद्दों पर कमेटियां बनाई गई हैं। स्वच्छता अभियान पर बनी कमेटी में प्रभात झा, पुरुषोत्तम रूपाला, जेपी नड्डा, विजय गोयल के नाम हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ी कमेटी में निर्मला सीतारमण, रेणुका देवी के नाम अहम हैं। वहीं नमामि गंगे से जुड़ी समिति में प्रकाश जावड़ेकर और उमा भारती प्रमुख हैं। तंबाकू विवाद में बीजेपी सांसद दिलीप गांधी और एससी गुप्ता का संसदीय समिति से हटना तय है। इस महीने के आखिर में इस फैसले पर मुहर लग जाएगी। तंबाकू पर दोनों के विवादित बयान से बीजेपी और सरकार नाराज हैं। कल प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए कि निजी हित रखने वालों को संसदीय समिति में नहीं होना चाहिए। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को निर्देश दिया है कि सिगरेट उत्पादों पर तस्वीरों के रूप में छापी जाने वाली चेतावनी का साइज बढ़ाया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
स्वस्थ भारत की कल्पना की है, उसके लिए जितने भी पहलू हैं उस पर उनका हमेशा ध्यान रहता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसमें पूरी तरीके से प्रोएक्टिव है ये, और हम कटिबद्ध हैं ये अवश्य। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। मुंबई पुलिस ने स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामला भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और धोखाधड़ी का है। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 1 महीने के लिए जेल से बाहर आएंगे। उन्हें दिल्ली सरकार ने 1 महीने की पैरोल दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने पैरोल की मंजूरी दी। तिहाड़ जेल में बंद चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए पैरोल की मांग की थी। गोवा के खुफिया कैमरा मामले में कल फैब इंडिया के 4 कर्मचारियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने उन्हें 5-5 हजार के मुचलके पर जमानत दी। दूसरी ओर फैब इंडिया ने स्मृति ईरानी से माफी भी मांग ली। फैब इंडिया ने कहा कि यह महिला बहुल संगठन है जिसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। इस मामले की जांच के लिए कंपनी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें 3 सीनियर महिला एग्जीक्यूटिव हैं। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि यह मामला गैर इरादतन लग रहा है। ट्रायल रूम में चोरी छिपे वीडियो बनाने का नया मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आया है। वहां ताराबाई इलाके में फैब इंडिया के एक शोरूम में ट्रायल रूम में मोबाइल छिपाकर रखा गया था। मोबाइल वीडियो मोड में था। जब एक लड़की चेंजिंग रूम में ट्रायल के लिए गई तभी उसकी नजर मोबाइल पर पड़ी। तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में फैब इंडिया के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गोवा में हिडन कैमरे का मामला सामने आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य में अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो इसके लिए स्थानीय पुलिस जिम्मेदार होगी। इसके फौरन बाद लखनऊ के एक मॉल में पुलिस ने कई शोरूम्स के चेंजिंग रूम, वॉशरूम जैसी जगहों की तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान कोई हिडन कैमरा नहीं मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। वो ये इस तरीके की सब चेकिंग करा के देख लिया जाए कि कहीं इस तरह की घटना जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, कहीं भी किसी उस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में हुए बम ब्लास्ट में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी कुंदन ही झारखंड से विस्फोटक लेकर पटना आया था। वहां किसी तकनीकी खामी की वजह से उसमें धमाका हो गया। पुलिस अब दावा कर रही है कि इसका आतंकी कनेक्शन नहीं था। शक है कि आरोपी नक्सली संगठन PLFI से जुड़ा हो सकता है। नहीं, जिन मुजाहिदीन से इसका लेना देना नहीं है। जो हमें जो जानकारियां मिल रही है संभवतः PLFI से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसकी पूरी पुष्टि अभी तक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरे डिटेल्स मेरे पास में उपलब्ध नहीं है। संभवतः, लेकिन झारखंड पुलिस मान रही है कि ये नक्सल मामला है। ये नक्सल मामला है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में फिजियोथेरेपी की एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई है। आरोपी उसके 4 दोस्त हैं। आरोप है कि उसके एक दोस्त ने पार्टी के बहाने घर बुलाया। वहां 3 और साथी छात्र भी मौजूद थे। वहीं पर छात्रा को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। साथ ही जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन अपने घर पहुंचने के बाद पीड़ित ने घर वालों को इसकी जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के रोहिणी थाने में 2 लड़कियों से टॉर्चर के आरोपी SI और 3 महिला पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस वालों पर पूछताछ के नाम पर टॉर्चर करने का आरोप है। पीड़ित लड़कियों के आरोपों को दिल्ली महिला आयोग ने भी गंभीरता से लिया है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। नोएडा सेक्टर 20 में एक महिला से चलती कार में गैंगरेप की वारदात हुई है। आरोप है कि 3 लड़के महिला को जबरन खींचकर कार में ले गए और गैंगरेप के बाद उसे सेक्टर 31 के पास फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुणे में एक लड़की ने कुछ लड़कों की जबरदस्ती से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। मामला दौड़ तालुका का है। बताया जाता है कि आरोपी लड़की की मां की पिटाई कर रहे थे। जब लड़की अपनी मां को बचाने पहुंची तो लड़कों ने बदसलूकी शुरू कर दी। इसी वजह से लड़की ने खुद को जलाकर मारने की कोशिश की। फिलहाल ससून अस्पताल में उस लड़की का इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर FIR दर्ज की है। 6 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। झांसी में एक युवक ने एक महिला शिक्षक से बदसलूकी करने की कोशिश की। नाकाम रहने पर उसने महिला पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। लेकिन खबर लगते ही स्थानीय लोगों और परिजनों ने पीड़ित को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। इस मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फरीदाबाद में एक तरफा प्यार में एक युवक ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर चलती ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पीड़ित लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि लड़के की मौत खुदकुशी है या हादसा।
दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने पैदल जा रहे 2 लोगों पर फायरिंग की। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात की खबर लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। यूपी के देवरिया में सेंट्रल बैंक से 2 करोड़ 77 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। इस वारदात में शक उन 2 सिपाहियों पर है जो ड्यूटी पर तैनात थे। एक आरोपी सिपाही फरार बताया जाता है। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे नंबर 58 पर एक कार भीषण आग के हवाले हो गई। हादसे के वक्त कार में 2 युवक सवार थे। गनीमत रही कि दोनों ने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि कार के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कार धू-धू कर चलने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ हुई। ये विवाद टोल देने को लेकर शुरू हुआ। कार सवार टोल नहीं देने पर अड़े थे। इसी को लेकर लोगों ने हंगामा किया। वडोदरा में एक महिला ने अपनी बेटी को मगरमच्छ के शिकंजे से जान पर खेल कर बचा लिया। उसकी बेटी नदी के किनारे कपड़े धोने गई थी, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। लड़की पर नजर पड़ते ही उसकी मां ने मगरमच्छ पर हमला बोल दिया। कुछ ही पलों में मगरमच्छ पानी में वापस भाग गया। उत्तर प्रदेश के शामली में 2013 के दंगा पीड़ितों के कैंप पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन का तर्क था कि दंगा पीड़ित गैर कानूनी तरीके से वन विभाग की जमीन पर रह रहे थे, जबकि पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब पीड़ित सड़क पर आ गए हैं। लेह में हिमस्खलन की चपेट में आकर 2 जवानों की मौत हो गई। लेह के चांगला में सेना के 3 ट्रकों पर बर्फीली चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ। वहां फंसे जवानों को निकालने के लिए देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फसल बर्बादी से किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है, जहां एक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, तो दूसरे किसान की सदमे से मौत हो गई। ये दोनों घटनाएं करहल इलाके में हुई। मैनपुरी में अब तक 12 किसानों की जान जा चुकी है। भिंड में भी फसल बर्बादी से तंग आकर 4 किसानों ने जान दे दी। वहीं 3 की मौत हार्ट अटैक से हो गई। एक मृतक ने अपने सुसाइड नोट में गरीबी का भी जिक्र किया है। इन मौतों के बाद परिजनों में मायूसी है, लेकिन प्रशासन खामोश बना हुआ है। नासिक के कई गांव बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित हैं। वहीं निरहाली नाम का एक गांव सूखे की चपेट में है। गांव की हालत को देखते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने गांव की मदद की है। कुछ दिन पहले उन्होंने गांव की 25 औरतों को 2000 रुपए महीने देने का फैसला किया। फिर खुद ही गांव जाकर हालात का जायजा लिया। प्रीति ने इस गांव में पानी का इंतजाम भी करवाया है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। वहां इस बार करीब 10 लाख ट्यूलिप के फूल लगाए गए हैं। रंग बिरंगे फूल मन मोह रहे हैं। ऐसे में प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा सैलानी ट्यूलिप गार्डन पहुंचेंगे। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी और बेटी जीवा के साथ कल रांची पहुंचे। पहली बार वो अपनी प्यारी बेटिया के साथ नजर आए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से बाहर निकलते वक्त धोनी अपनी गोद में जीवा को संभालते दिखे। दूसरी ओर क्रिकेट फैंस भी धोनी का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। उनकी बेटी जीवा की एक झलक पाने के लिए लोग बेहद उत्सुक दिखे। वर्ल्ड कप क्रिकेट के बाद अब आईपीएल का जादू चलने लगा है। 8 अप्रैल से इसका आगाज हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले ही कोलकाता में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कई बॉलीवुड सितारों का जलवा भी दिखेगा। क्रिकेट और बॉलीवुड के संगम में सभी की नजरें अभिनेता सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर रहेंगी। इन सितारों का रंगारंग कार्यक्रम में जलवा दिखेगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने घरेलू क्रिकेट की वकालत की है। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी आईपीएल की चाबी बन सकती है। मिस्टर बॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट में फिक्सिंग से बचने की भी नसीहत दी है। मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार के साथ ही साइना नेहवाल का नंबर 1 का खिताब छिन गया है। करीब हफ्ता भर पहले ही साइना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। साइना के मलेशियाई ओपन में हार के साथ ही भारतीय चुनौती भी खत्म हो गई है। मुंबई में बॉलीवुड के कई दिग्गज रैंप पर दिखे। लंबे अरसे बाद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक मंच पर नजर आए।
इसी शो में अभिषेक बच्चन ने अपनी मां जया बच्चन के साथ रैंप पर वॉक किया, तो अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा संग दिखे उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा। उसके बाद बारी आई बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन की। बिग बी ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ रैंप वॉक किया। अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ रैंप पर उतरे। सभी सितारे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए कपड़ों में महफिल की शान बढ़ाते दिखे। इस फैशन शो का आयोजन अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया। इससे जमा हुए फंड का इस्तेमाल शबाना आजमी अपने एनजीओ के लिए करेंगी।